Good morning students, myself Mukund Bhardwaj from Divine Public School। आज के क्लास 8 के वीडियो में हम हमारा चैप्टर 4 जो कि मिनरल रिसोर्सेज है उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इसके पहले अभी तक हमने मिनरल रिसोर्सेज चैप्टर में पढ़ा कि मिनरल रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कुछ हद तक इसका एक शॉर्ट वे में हमने देखा था। और साथ ही साथ सबसे जो मुद्दा था मुख्य कि इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, अर्थात इन्हें किस तरीके से प्राप्त किया जाता है या ह्यूमन बीइंग के हमारे उपयोग में लाने लायक बनाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जरा सा मैं एक आध चीजों पे डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे हमने जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे मिनरल्स के, तो उसमें हमने एक लाइन पढ़ा था दैट मिनरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक सिस्टमेटिक वे में डिपॉजिट है, कहीं भी कितना भी हो सकता है। अनइवनली कहने का मतलब कि ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि इस पर्टिकुलर जगह पे ही ये मिनरल पाया जाएगा, या हाँ ये जरूर है कि वहां की चट्टानों के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो वहां की रॉक्स की या चट्टानों की, पत्थरों की जो संरचना बनी होगी वो जरूर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मिनरल्स को डिपॉजिट करने में या मिनरल्स के बनने में। आमतौर पे जो ये मिनरल्स हैं ये 3 तरह की रॉक्स के द्वारा या चट्टानों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये 3 जो शब्द हैं, हालांकि आपके चैप्टर में इनका डिटेल नहीं है, हाउएवर आप इसको जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि एक बार इन तीनों ही तरह की चट्टानों को हम रिकॉल कर लें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि किस प्रकार की चट्टानों में या किस प्रकार की रॉक्स में किस तरह के मिनरल्स पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ओके, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इग्नियस रॉक्स से। इग्नियस रॉक्स क्या होता है, जिन्हें हम हिंदी में आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं। देखिए, ये वो बेसिकली चट्टानें हैं, थोड़ा सा हम अपनी लाइफ को या अपने अर्थ के रिकॉल करें, अपने सिलेबस को रिकॉल करें, थोड़ा सा जूनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता होगा कि बिग बैंग के बाद धरती का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जाना है, फिर थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे लाइफ को, या अर्थ की लाइफ को बात करूंगा सही तरीके से, तो अर्थ की लाइफ को थोड़ा सा आगे मैं फॉरवर्ड करूं तो आपने अभी भी देखा होगा कई जगह पे डिस्कवरी चैनल के माध्यम से, नेशनल ज्योग्राफी के माध्यम से, कि कई जगह पे आज भी वॉल्केनिक विस्फोट होते रहते हैं, वॉल्केनोज आज भी मौजूद हैं। और शुरुआत में अगर हम बात करें, जब धरती का निर्माण हो रहा था, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हो रहा था, तो जो धरती थी वो काफी ज्यादा गर्म हुआ करती थी। ठीक है, और आज भी अंदर से इसके अंदर काफी हीट मौजूद है, जिसकी वजह से अंदर का कई जगह पे जो मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में है, जिसे हम लावा कहते हैं। और उसी लावा को जब कभी कोई जगह मिल जाती है बाहर से फूट के निकल पाने की, कहीं पे कुछ सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, कहीं कोई दरार मिल जाती है, तो वही लावा वहां पे वॉल्केनो के रूप में निकल के बाहर गिर जाता है। या आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, हॉलीवुड वगैरह की मूवीज में काफी कुछ दिखाते हैं, डिस्कवरी पे देखा होगा आपने। तो जब वो लावा बाहर निकलता है, ठीक है, और वो ठंडा हो जाता है, पहले तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, धीरे धीरे करके वो ठंडा होता चला जाता है। ठीक है, जिसे ठंडा होने के बाद जिस स्वरूप में वो हमें दिखाई पड़ता है, जिन चट्टानों के स्वरूप में वो दिखाई पड़ता है, बेसिकली वो जो चट्टानें होती हैं जो लावा से बनी होती हैं, उनके मैग्मा से बनी होती हैं, उसे ही हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। जरा इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन देख लेंगे हम। मैं आपको हावेवर जूनियर क्लास में यहाँ डेफिनेशन नहीं है आपके पास, उसके बावजूद भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। Igneous rocks, the rocks that are formed by the cooling and solidification of the molten lava, यानी कि जो पिघला हुआ लावा है उसकी कूलिंग के पश्चात जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जब वो ठंडा होकर मजबूत कड़क भारी चट्टान का रूप शक्ल धारण कर लेता है, उसे ही हम आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो मेटालिक मिनरल्स हैं, जैसे
हम बात करेंगे आयरन ओर, निकल, कॉपर, क्रोमियम, प्लैटिनम, ये तमाम तरह के जो अभी मैंने नाम लिए मिनरल्स के, ये तमाम तरह के मिनरल्स जो है ये इस इग्नियस रॉक्स अर्थात आग्नेय चट्टानों में ही पाए जाते हैं। कुछ अंश इनका मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी मिलता है। चलिए पहले हम एक बार 3 तरह की जो रॉक्स है हमारे पास, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड में लूंगा यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? सेंडिमेंट्स। सेंडिमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अलग अलग वेदर कंडीशंस के मुताबिक, जरा इसकी डेफिनेशन पर गौर कीजिएगा। These are formed by the sediment of other rocks. Okay, the sediment get compressed and hardened and form as rocks. कहने का मतलब है कि ये अलग अलग जो दूसरी चट्टानें हैं, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो चाहे वो इग्नियस हो, उनके टूटने बिखरने के पश्चात जो उनमें एक नया परिवर्तन आता है वक्त के साथ, वेदर के साथ, गर्मी के साथ, पानी के साथ, हवा की वजह से, ये तमाम अलग अलग कारण होते हैं इन चट्टानों के बनने के। तो जो ये टुकड़े हैं जो एक नया स्वरूप धारण कर लेते हैं, जो सेंडिमेंट्स हैं, इन्हीं सेंडिमेंट को सेंडिमेंट्री रॉक्स के माध्यम से हम पहचानते हैं या जानते हैं। थर्ड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फिक रॉक, दोज रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। वो तमाम चट्टानें जो बेशक जिनका पेरेंट स्वरूप, पेरेंट जो रॉक थी वो कौन सी थी? इग्नियस ही थी। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ हीट और प्रेशर के वजह से, गर्मी और दबाव की बदौलत की वजह से जो उनका स्वरूप परिवर्तित होकर आया, तो जो उसका नया स्वरूप बन के आया उसे ही हमने मेटामॉर्फिक रॉक्स का नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 तरह की रॉक्स को समझा। इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें जो कि पिघले हुए लावा के ठंडे होने के पश्चात बनती हैं। उन्हीं चट्टानों पे जब हीट एंड प्रेशर का प्रभाव पड़ता है तो वक्त के साथ साथ, लंबा वक्त लगता है हालांकि इस प्रोसेस में, तो वक्त के साथ साथ ये चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो ये बेसिकली वो सेडिमेंट्स होते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के टुकड़े जो होते हैं उन्हीं से बन के निकल के आते हैं। ठीक है, ये अलग अलग वक्त के साथ साथ हीट, प्रेशर, वेदर इफेक्ट में अगर मैं बात करूं तो रेन हो सकता है, हीट सनलाइट हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, मतलब ये तमाम जो भी प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से इनमें बदलाव होते हैं, ये तमाम कारण बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बनने के। चलिए अब हम वापस से आ जाते हैं कि रॉक साइकिल तो खैर ये चलता रहता है, न सिर्फ पहले चल रहा था बल्कि आज भी ये रॉक साइकिल लगातार निरंतर जारी है। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज में। तो यहाँ मैंने जैसा कि शुरुआत में डिस्कस किया कि ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं ये तमाम 3 तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और अब हम बात करेंगे किस तरह की चट्टानों में कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यूजुअली आयरन ओर, कॉपर, निकल, क्रोमियम एंड प्लैटिनम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। वहीं अगर इवन इसका कुछ पोर्शन मेटामॉर्फिक में भी मिलता है, whereas non-metallic minerals like limestone, manganese etc. are found in sedimentary rocks। तो अब नॉन मेटालिक मिनरल में कौन कौन से आ गए यहाँ पे? लाइमस्टोन और मैग्नीज, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इसके अलावा मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं या मिलते हैं। अब आज के इस टॉपिक को बढ़ाते हुए थोड़ा सा हम लेंगे कि एशिया में, क्योंकि जैसा आपका सिलेबस में दिया हुआ है कि बहुत छोटे स्वरूप में ही सही लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं या किन किन जगहों पे पाए जाते हैं, वो टेबुलर फॉर्म में भी है और थोड़ा सा डिटेल में भी है, तो इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अब आ जाइए एशिया पे कि एशिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपकी बुक में भी है, मैग्नीज, आयरन ओर, लीड, टंगस्टन, एंटीमोनी, बॉक्साइट, जिंक, कॉपर एंड निकल, ये मेनली वो मिनरल है जो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन इज प्रोड्यूस्ड इन एशिया कॉन्टिनेंट, यानी कि टिन नाम का जो मिनरल है आधे से ज्यादा जो दुनिया भर में पाया जाता है या जिसका प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में ही होता है। नेक्स्ट, चाइना, इंडिया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर द मेन मिनरल प्रोड्यूसर
ऑफ एशिया। तो एशिया के कौन कौन से देश है जहां पे सबसे ज्यादा मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं या प्रोडक्शन होता है? चाइना, देन इंडिया, देन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ये चार वो प्रमुख देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा मिनरल्स का प्रोडक्शन एशिया में होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम अफ्रीका की। आज ही के वीडियो में हम अफ्रीका भी लेंगे। अफ्रीका इज मिनरल रिच कॉन्टिनेंट। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में, इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। अब यहाँ कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सोच के देखिए, सबसे ज्यादा प्रीशियस मिनरल, सबसे ज्यादा महंगा मिनरल, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है पूरी दुनिया भर में, सबसे ज्यादा कॉस्टली बिकता है, ये बेसिकली अफ्रीका में ही पाया जाता है। डायमंड इटसेल्फ अपने आप में बहुत महंगा मिनरल होता है, ठीक है। बेसिकली इसका जो इस्तेमाल है वो जेम्स एंड ज्वेलरी में किया जाता है ना, नगों के तौर पे, ज्वेलरी के तौर पे किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कटिंग के भी काम आता है, क्योंकि जो डायमंड होता है वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड इन द अर्थ इज डायमंड। तो जो कटिंग मशीन्स होती हैं, जो हार्ड कटर्स वगैरह जो होते हैं, चाहे वो ग्लास कटिंग की बात करें हम फिनिशिंग के साथ, चाहे वो अदर मेटल शीट वगैरह को काटने की बात करें हम, उसमें डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ज्वेलरी में तो होता ही है, ठीक है। तो डायमंड, इसके अलावा गोल्ड एंड प्लैटिनम की बात करें तो गोल्ड अपने आप में ज्वेलरी में काम आता ही है, आपको सबको पता है, बहुत महंगा, और इन दिनों तो काफी महंगा है, 50,000 रुपये क्रॉस कर चुका है पर 10 ग्राम। प्लैटिनम जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, वो भी बेसिकली ज्यादा करके ज्वेलरी में ही काम आता है। डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, आयरन और यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट एंड क्रोमियम आर द मेन मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये वो तमाम मिनरल्स हैं जिनके नाम भी आपको सामने नजर आ रहे हैं, साथ मैंने जो बोला अभी, ठीक है, बुक में भी आप देख सकते हैं। तो ये तमाम वो मिनरल हैं जो आपको साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, जायरे एंड जिम्बाब्वे, ये वो देश हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज कहलाते हैं, अफ्रीका में पाए जाने वाले देश हैं, अफ्रीका में मौजूद देश हैं, ऐसा कहना बेहतर होगा। कौन कौन से? नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, जायरे एंड जिम्बाब्वे। तो बेसिकली ये वो जगह हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम एग्जैक्ट देखें लोकेशन, तो गोल्ड के बारे में अगर देखें हम, तो जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और जायरे में गोल्ड की माइंस ज्यादा पाई जाती हैं, यहाँ गोल्ड ज्यादा मिलता है। ऑयल की बात करेंगे तो अंगोला, नाइजीरिया और लीबिया में ऑयल के कुएं यानी कि क्रूड ऑयल के भंडार काफी ज्यादा मात्रा में है। और आयरन और कॉपर की बात करें या यूरेनियम की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अब तो छोटा सा टाइम है हमारे पास, तो नॉर्थ अमेरिका भी हम आज ही के वीडियो में ले लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्थ अमेरिका हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ मिनरल। नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स यानी कि खनिज पाए जाते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका मिनरल्स आर फाउंड स्पेशली इन द जोन्स। कौन कौन से जोन्स हैं? तो अपालाचियन रीजन, द ग्रेट लेक्स, कैनेडियन शील्ड रीजन, ये तीन वो क्षेत्र हैं जहां पे बड़ी मात्रा में नॉर्थ अमेरिका में मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? आयरन और गोल्ड, निकल, कॉपर और यूरेनियम पाया जाता है कैनेडियन शील्ड रीजन में। ये क्षेत्रों के नाम आपको याद रखने होंगे एज पर टेबल। कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर और लीड पाया जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलरस एरिया में। और कोयला पाया जाता है अपालाचियनस रीजन में। थोड़े से नाम आप अटपटे लग सकते हैं क्योंकि विदेशी नाम है, पर इसमें हमारा कुछ नहीं कर सकते, हम जो है हमें याद रखने होंगे, ठीक है। पर मुख्य मुद्दा यह है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर एरियाज अगर नहीं भी याद होते हैं तो एटलीस्ट आपको कॉन्टिनेंट वाइज जरूर स्थिति क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा मिनरल बहुतायत में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने तीनों तरह की डेफिनेशंस देखी, जिसमें हमने इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स को समझा, आपको समझ में आया होगा। और एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने मिनरल्स के बारे में हमने डिटेल में जो समझा वो भी आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। साथ ही मेरा आपसे बार बार निवेदन रहा है कि आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पे न सिर्फ वीडियो मिलती हैं, वीडियो के अलावा भी बाकी के कंटेंट्स हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सकें। कोशिश है मेरी 30 सितंबर तक आपको तमाम तरह के टेक्स्ट मटेरियल भी या स्टडी मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं।
ठीक है। और पढ़ाई में दिल लगाइए। 9th और 10th की क्लासेस रेगुलर हो चुकी हैं स्कूल में, ये बहुत अच्छी बात है। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग अपनी क्लासेस चालू कर चुके हैं। बच्चे आते हैं, बकायदा अपने डाउट्स क्लियर करके जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले निकट भविष्य में गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि हम आपको भी लाइव पढ़ा सकें, सामने से पढ़ा सकें, या सामने से आप अपने डाउट्स आके क्लियर कर सको। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको, देन यू कैन कॉल मी एनी टाइम, है ना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. So, thank you so much. Keep studying and be safe.